हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम जनरल स्टडीज़ के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन उसको इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इसको पढ़ने के लिए अपन क्लासीफाई कर देते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा अपने को इसको जानने के लिए, और दूसरा अपने को पढ़ना पड़ेगा इंडियन पॉलिटी। वैसे तो इन दोनों को देखने पर अपने को ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को पढ़ने के लिए अपने को ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है, इसको अपने को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, एक्चुअली में ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि ये इंटरकनेक्टेड है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, वो वर्क कर रहा है। तो कंप्यूटर वर्क कर रहा है, कहने का मतलब एक देश वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर वर्क करने के लिए उसमें दो एंटिटी होते हैं, सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा जैसे प्रोग्रामिंग होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको अपन एक स्वरूप देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रोग्रामिंग। उस प्रोग्रामिंग से सॉफ्टवेयर रन करता है और सॉफ्टवेयर रन करवाता है हार्डवेयर को, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हार्डवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो यदि अपन इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से समझें तो जो सॉफ्टवेयर का काम है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर का काम है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब जो हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन है, वो ये कर रहा है, मतलब ये हार्डवेयर का काम कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर में रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। तो मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूड है। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम है इंडियन पॉलिटी, मतलब इंडियन राज्य व्यवस्था। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके हायरार्की में बहुत सारे बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनता के लिए है। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं कि जैसे अपन इसमें आ जाते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे जहाँ पे इन दोनों चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर वर्क करने के लिए दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छे हैं, रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से हैं जो होने चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल मान लीजिए अफगानिस्तान, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन है कि मतलब इन द सेंस कि ऐसे होना चाहिए, जनता के लिए करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार का कहीं कंट्रोल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा तो तालिबान ने अफगानिस्तान में मतलब उसको कब्जा कर लिया। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखें कि जैसे ब्रिटेन होते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई नहीं है, वहाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा अभाव है। कहने का मतलब है कि हर चीज़ें वहाँ पे लिखी नहीं हुई है। वहाँ पे लोग इंटेलेक्चुअल है, मतलब वहाँ पे इतने समझदार हैं कि वहाँ पे बस ये देखते हैं कि जनता की भलाई के लिए क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा है। जो अफगानिस्तान हो गया, उस कंट्री में क्या होता है, इसकी कमी है, मतलब इंडियन पॉलिटी की कमी, मतलब व्यवस्था की कमी है। रेगुलेशन तो ठीक है, लेकिन जो ब्रिटेन है वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन की कमी है, जबकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब वहाँ पे लोग बहुत जागरूक हैं। वहाँ पे कोई बिल आया तो वो रूल रेगुलेशन से नहीं चलेगा, वो जनता की भलाई के लिए है, तो हाँ डन, वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए हम इसको एक बुक की तरह मान लेते हैं। ठीक है, जैसे आप एक बुक मान लीजिए। ठीक है, तो बुक को हम कैसे जानेंगे, बुक अपन खोलते हैं तो सबसे पहले अपने को चैप्टर्स दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है जो चैप्टर्स के बीच बीच में दिया रहता है। तो ये अपन क्या हो गया, नॉर्मल चीज़ हो गई, अपन बुक को पढ़ने का क्या तरीका होता है। तो उसी प्रकार हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं संविधान पे, ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो संविधान को। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बोला, एक जो बुक होता है, ठीक है, मैंने बोला कि इससे एक बुक होता है, तो बुक में चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, ये देखिए यहाँ हमने लिखा बुक। ठीक है, तो बुक में क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, चैप्टर के बाद क्या होता है, मतलब पॉइंट्स होते हैं। फिर क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, बुक का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब बुक का कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो जो चैप्टर होता है वो बन जाता है पार्ट,
जो पॉइंट होता है वो बन जाता है आर्टिकल, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है वो बन जाता है शेड्यूल्स। ठीक है, तो इसको अपन जानने के लिए ये कर लेते हैं कि देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है, अपन बस इसमें फोकस कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर सन 1949 और 26 जनवरी सन 1950, देखिए अपन बैकग्राउंड हिस्ट्री में जा रहे हैं, बस अपन फोकस कर रहे हैं 26 नवंबर और 26 जनवरी। तो जो 26 नवंबर सन 1949 है, इसमें हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो इस डेट को अपन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अपन देखो, अपन तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये अपन जो थ्योरी पढ़ रहे हैं बस ये अपन बेसिक को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अपने को वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो संविधान दिवस है वो किस डेट को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर सन 1949 को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसके पीछे बहुत बैकग्राउंड स्टोरी है कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया, इसके लिए बहुत बैकग्राउंड स्टोरी है कि इस दिन को ही क्यों चुना गया, उसके लिए बैकग्राउंड स्टोरी इस पर अपन नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और जो इस दिन हमारे पूरे इंडिया में इस चीज़ को अप्लाई किया गया था संविधान को, तो इसलिए इस डेट को अपन गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जब संविधान बन के तैयार हुआ था और जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे जो पार्ट हैं, जो हमारे पार्ट हैं वो 22 पार्ट थे। जो आर्टिकल थे वो 395 थे, और जो शेड्यूल थे वो 8 थे। ठीक है, अब इसको मान लीजिए आप एक बुक मान लीजिए, या जैसे मान लीजिए आपने कोई एक घर बनाया। ठीक है, तो घर बनाने का क्या होता है, आपने फाउंडेशन दी, सब चीज़ें कर दिया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी उसको सुंदर दिखने के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, कभी कभी घर के लोगों की भलाई के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, कभी कभी कोई चीज़ें हैं लेकिन उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है ताकि लोगों के घर के लिए भला हो सके, लोगों के लिए, जो लोग वहाँ उस घर में रहेंगे। सेम कंडीशन इसके साथ आई, आपने कोई रूल रेगुलेशन बना दिया, लेकिन क्या पता आपने बना दिया लेकिन वो फ्यूचर में क्या रिप्लिकेट कर रहा है, फ्यूचर में क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग अपने उसको चेंज करना है या तो कुछ नया ऐड करना है। तो ये इसमें अमेंडमेंट किया गया, और वर्तमान में इसमें अमेंडमेंट करके जो 22 पार्ट है, हमने फ्यूचर में अमेंडमेंट करके जो 22 पार्ट है, ये अभी हाल ही में पार्ट 25 हो गए। जो आर्टिकल 395 हुआ करते थे वो अभी 450 से प्लस हो गए, और जो ये शेड्यूल है ये 8 हैं, वो अपन 12 हो चुके हैं। ठीक है, देखिए अब अपन इससे पढ़ लिए हैं, पार्ट 22 होते हैं, आर्टिकल इतने होते हैं, और शेड्यूल 8 से 12 हो गए। तो अपन सबसे पहले शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा है, इसको अपन पढ़ने के बाद अपन पार्ट और आर्टिकल में आएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले शेड्यूल पढ़ते हैं और इसको अपन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, तो अब हम शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल कितने होते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो शेड्यूल अपन क्या पढ़े थे कि 8 से, हम लोग पढ़े थे 8 से 12 हो गया। 8 पहले था, 12 हो गया। तो अपन 1 2 12, ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट, तो अब हम इसको थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे, और ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं ना, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे ये इस शेड्यूल में क्या है, इस शेड्यूल में क्या है, इस शेड्यूल में क्या है। तो इसको अपन ट्रिक से कर लेंगे। हम कैसे करेंगे इसको, जैसे आपको कहीं मार्केट जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिस्ट बनाएंगे कि अच्छा हमको ये काम करना है, ये काम करना है। तो उसी प्रकार जो शेड्यूल 1 होता है वो लिस्ट पे ही आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लिस्ट पे आधारित होता है। तो हम लोग को ये याद रखना है कि जो शेड्यूल 1 होता है वो लिस्ट होता है। तो लिस्ट किन चीज़ों, तो लिस्ट मतलब लिस्ट किसका है, लिस्ट है स्टेट और यूटी का। स्टेट प्लस हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल 8 से 12। 8 से 12 मतलब जैसे सबसे पहले 8 शेड्यूल पहले थे, उसके बाद ये इम्प्रूव होकर 12 बन गए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल 1। इसको अपन ट्रिक से कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे कोई इंसान घर से निकल रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट बनाता है किसी चीज़ों का कि क्या क्या ज़रूरी सामान है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सबको लिस्ट बनाता है। तो हम लोग ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि जो शेड्यूल 1 है वो लिस्ट के बारे में है।
जो शेड्यूल 1 है वो लिस्ट के बारे में है। तो लिस्ट किन चीज़ों का, लिस्ट होता है स्टेट्स का प्लस यूटी का, कि कितने स्टेट हैं और कितने यूटी हैं। अब आता है शेड्यूल 2 की बारी। शेड्यूल 2 के लिए ट्रिक क्या है, अपन इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पैसा, पैसा से मतलब आ जाता है कि सैलरी, ठीक है, सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस क्या प्रिविलेजेस है। डिफरेंट जो गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनको बहुत सारे डिफरेंट प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को शेड्यूल 2 में इंक्लूड किया गया है। इस पर किन किन लोगों को शामिल किया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। उसके बाद जो स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इन सब चीज़ों की जो सैलरीज हैं इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद अपन शेड्यूल 3 में जाते हैं। शेड्यूल 3 का मतलब है ओथ एंड अफर्मेशन से। ओथ है और स्लैश है अफर्मेशन। इसका ट्रिक ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा शपथ लेते हैं, तो अपने को ऐसा ट्रिक याद कर लेना, हम लोग ऐसे शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 से क्या जाएगा, अपन शपथ ले रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। क्यों ऐसा नया कर रहे हैं, ट्रिक बनाने के लिए कर रहे हैं। तो 3 से अपन हो गया शपथ। और ये ओथ एंड अफर्मेशन में ये अंतर होता है, जो ओथ होता है वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो रिलीजियस होता है, जिसको मतलब रिलीजियस भावना है वो ओथ लेता है। अब जैसे कोई कहता है कि नहीं मेरे को धार्मिक में विश्वास नहीं है, मैं अपने कुछ लीगल जो लीगल कुछ लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना दूंगा, तो वो अफर्मेशन में आ जाता है। तो ये मतलब हल्का सा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, और ये मतलब रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है, बस इतना ही अंतर होता है इन दोनों चीज़ों में, ओथ और अफर्मेशन में। उसका चौथा आता है, तो जैसे इसका ट्रिक ये है कि जैसे कुर्सी के कितने चेयर होते हैं, 4 चेयर होते हैं, ठीक है। तो 4 से कुर्सी चेयर, तो उसी प्रकार इस 4 जो शेड्यूल है उससे आ जाता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स कहाँ पे, इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन इसमें बस ये शेड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि क्या राज्यसभा होता है क्या लोकसभा होता है। बस आप इतना जान लीजिए कि जो राज्यसभा होता है उसमें जो सीट का एलोकेशन होता है वो शेड्यूल 4 में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 क्या है कि ये शेड्यूल्स एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन किसका, शेड्यूल एरिया प्लस ट्राइबल एरिया। जो शेड्यूल एरिया है और जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, उन दो का जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल होता है वो शेड्यूल 5 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो 6 है इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है शेड्यूल्स एरिया का और शेड्यूल ट्राइबल एरिया का, लेकिन इसमें स्पेशल स्टेट को, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसके बारे में बताया गया है। उसका ट्रिक ये है कि एटीएम में देखो, इसमें एटीएम, ये असम से आएगा, ए से आएगा असम, टी से आएगा त्रिपुरा। नॉर्मली जो नॉर्थ ईस्ट होते हैं उसमें 3 एम होते हैं, एक होता है मणिपुर, एक होता है मेघालय और एक होता है मिजोरम। तो जबकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ट्राइबल एरिया के बारे में दिया जा रहा है, तो हम उसमें ऐसा ट्रिक बना लेते हैं कि मनी में बहुत मनी है, मणिपुर में बहुत मनी है, तो वहाँ ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है, अपन बस उसको ट्रिक बना रहे हैं। क्योंकि मणिपुर में बहुत मनी है इसलिए उसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए जो ये 2 एम है ना, ये मिजोरम में है और ये मेघालय है। तो इन जो 4 हैं इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शेड्यूल 6 में इंक्लूड किया गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल 7 में। जो शेड्यूल 7 है तो इसको अपन हिंदी में करते हैं 7 7 मतलब 7 मतलब 7। तो 7 का मतलब ये है कि यूनियन और जो स्टेट हैं वो 7 किन किन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाते हैं, लिस्ट आ जाते हैं, किसके, 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है ना, इस पर 100 सब्जेक्ट प्रेजेंट में है। ये सबसे पहले 97 था, अभी प्रेजेंट में ये है 100, और ये 100 क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो 100 टॉपिक्स हैं उसमें बस यूनियन बना सकता है,
नियम। जैसे मतलब मान लीजिए अभी नोटबंदी हुआ था कुछ टाइम पहले, तो नोटबंदी में यदि स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने बोल दिया कि 200 का नोट चेंज होना चाहिए, जैसे अभी फिलहाल चला 2000 का नोट बंद होने वाला है, ठीक है, या 200 का नोट आने वाला है, 100 का नोट चेंज होने वाला है, तो इसमें जो जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये नियम बना लिया तो स्टेट को फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि छत्तीसगढ़ उठ के बोले कि नहीं 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 हम ये नोट नहीं चलाएंगे, हम ये नोट चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारे जो टॉपिक है जिसमें केवल यूनियन बना सकता है और वो सब्जेक्ट है 100, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट है, स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट हैं और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं 52 ये सब्जेक्ट्स। तो जो यूनियन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट आता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उनमें इन दोनों को मिल के बनाया जाता है। स्टेट में पुलिस सर्विस आ जाता है, हॉस्पिटल सर्विस आ जाता है, इन सबसे जो रिलेटेड जो होते हैं सब्जेक्ट्स वो स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो ये लिस्टिंग हो गया। और जब 8वां नंबर है, ठीक है, 8वां नंबर लैंग्वेज पे है। 8वां जो शेड्यूल है वो लैंग्वेज पे है। टोटल 22 लैंग्वेज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, तो उसमें लैंग्वेज है। इसका एक और ट्रिक होता है, ट्रिक अपन ऐसे बना सकते हैं कि जो पार्ट होते हैं ना, पार्ट 17 में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ठीक है, पार्ट 17 में। तो ट्रिक ये है कि 17 7 1 + 8, तो अपन कैसे इसको ट्रिक याद करेंगे कि पार्ट 17 में लैंग्वेज के बारे में बताया गया, 7 और 1 मिलकर कितना होता है 8, शेड्यूल 8 में लैंग्वेज के बारे में बताया गया। तो पार्ट और शेड्यूल में क्या कनेक्शन हो गया, 17 पार्ट, 7 और 8 को जोड़े 8, 1 और 7 को जोड़े 8 और 8 शेड्यूल, तो 8 शेड्यूल और 17 पार्ट दोनों में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। इससे अब हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद ये तो पुराना था, उसके बाद ये जो 4 है ना, ये 4 अमेंडमेंट के द्वारा आया गया है। तो इन 4 जो शेड्यूल है ना, इसमें क्या क्या होता है उससे इम्पोर्टेंट ये है, ये तो इम्पोर्टेंट है कि इन चारों में क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ये किस अमेंडमेंट के द्वारा आया गया। तो भारतीय संविधान का पहला अमेंडमेंट के द्वारा ही शेड्यूल 9 को लाया। 8 शेड्यूल तक हो गया था, हम लोग पढ़ने आ रहे थे 9 शेड्यूल से 12 शेड्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि सबसे पहले अपने को याद करना है कि किस किस अमेंडमेंट से आया था। दूसरा बात है कि इसमें किन टॉपिकों को इंक्लूड किया गया था। तो जो हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसके द्वारा 9 शेड्यूल को लाया गया था। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट था ना, फर्स्ट CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 1991 में आया था। ये जो था ये 52 अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कब था, 1985 में। जो तीसरा है ये 73rd आया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये 1992 में आया था, ठीक है। फिर आया था 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 1992 में। ये आसपास ही आए थे, ज़्यादा अंतर नहीं था इन दोनों में, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि किस किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन सब चीज़ों को लाया गया था। अब अपन पढ़ लेते हैं कि इसमें टॉपिक क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो ये आ गया, इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में चीज़ें लैंड के, जो लैंड एक्विजिशन था, लैंड टेक्सचर थे, उनके बारे में मतलब डिफाइन किया गया था कि लैंड कितना कितना रहना चाहिए, क्योंकि उस समय जस्ट हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था। तो लैंड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके ऊपर शेड्यूल 9 को लाया गया था, ठीक है। तो लैंड के ऊपर था। अब आते हैं 10, ये था एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये था कि इसके पहले कोई नियम नहीं था। मतलब कि कोई बीजेपी पार्टी में है तो बोला कि नहीं मैं आज बीजेपी पार्टी में, बीजेपी पार्टी छोड़ के मैं आज कांग्रेस में जा रहा हूँ। कोई कांग्रेस पार्टी वाला बोलता है मैं आप पार्टी में जा रहा हूँ, आप पार्टी वाला बोल रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी में जा रहा हूँ। तो ये ना अलग से ही बन जा रहा था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ना ये लाया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई मेंबर जानबूझ के इंटेंशनली, है ना, मतलब एक ग्रुप नहीं, मतलब कि वो शिफ्ट करता है कि मैं आज ये पार्टी हूँ, तो उसको उसका मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाएगा। ये शेड्यूल 10 में लाया गया था। उसके बाद 11 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका अमेंडमेंट एक्ट बता दिया किस किस से आया था। इसमें इंक्लूड किया गया था पंचायत को, ठीक है, पंचायत को इंक्लूड किया गया था। और इसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में इंक्लूड किया गया था, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये आता है। तो हमारे यहाँ तक शेड्यूल खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट के बारे में, पार्ट एंड आर्टिकल के बारे में। उसके बाद हम इस कोर्स को एंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहुँचते हैं पार्ट एंड उसके बारे में। तो मैंने आपको पहले से बता चुका है कि जो पार्ट होते हैं वो 22 पार्ट थे सबसे शुरू में, वो अब
बढ़ के 25 हो गए। तो हम लोग पार्ट और आर्टिकल के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं, पार्ट लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग आर्टिकल लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ठीक है। ये क्या पढ़ते हैं पार्ट 1। सबसे पहले पार्ट 1 और इसके रिलेटेड आर्टिकल। आर्टिकल मतलब क्या है कि चैप्टर और उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में हमें बता चुका था, ठीक है। तो जो पार्ट 1 है, मतलब इसका पार्ट 1 में ये बताया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब यूनियन के बारे में बताया गया है, संघ के बारे में, एंड इसके टेरिटरी के बारे में। तो पार्ट 1 में बताया गया है कि उसकी क्या राज्य क्षेत्र है, मतलब उसकी क्या क्या बाउंड्री है, इंडिया का बाउंड्री क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, कितने वर्ग स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ से टच होता है, ये सब चीज़ों को डिफाइन किया गया है पार्ट 1 में। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक एक पार्ट के बारे में बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है। बस हम लोग अभी ये जान रहे हैं कि कौन सा पार्ट है और उसके क्या आर्टिकल है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी आ जाता है कि ये आर्टिकल किस में आता है, ये आर्टिकल किस में आता है, या इस पार्ट में क्या नाम है, ठीक है। तो यूनियन एंड टेरिटरी और इसके जो आर्टिकल्स हैं ना, वो आते हैं 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक आते हैं। उसके बाद जो दो आता है, जो पार्ट 2 आता है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अपने हम लोग इसको याद कैसे करेंगे कि सबसे पहले आ गया यूनियन एंड टेरिटरी। तो यूनियन एंड टेरिटरी से मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा घर आ गया, हम इसको घर मान लेते हैं, जैसे हमारे देश को हमारा घर मान लेते हैं। हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं कि ये जो रेंज है, ये हमारा जो बाउंड्री है, ये हमारा घर है, सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं। तो उसी तरह इन्होंने भी डिसाइड कर दिया कि ये हमारा देश है, इसकी ये टेरिटरी है। उसके बाद जैसे हमने घर बना लिया, तो सिटीजनशिप मतलब हम उस फैमिली के मेंबर हैं कि नहीं मेंबर है। तो इसके लिए कुछ होता है ना कि हाँ, हम इस फैमिली के मेंबर हैं, हम उस घर में हमारा पूरा अधिकार है, हम उस घर में कभी भी जा सकते हैं, हमारा ही जो रूल रेगुलेशन वहाँ पे चलेगा। तो उसी प्रकार हमारे देश में भी बनाया गया सिटीजनशिप मतलब ये जो टेरिटरी है, इसका जो एक्चुअल हकदार है, जो इस बारे में कुछ बोल सकता है या कुछ रूल रेगुलेशन बना सकता है, वो जो सिटीजन है, आराम से फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है। तो वो पार्ट 2 में लाया गया, और इसका जो आर्टिकल है वो 5 से 11। तो मतलब 5 से 11 में बहुत जो डिफरेंट आर्टिकल्स उसमें बताया गया कि अपन सिटीजनशिप कौन होंगे, कैसे होंगे, बहुत डिटेल्ड होगा इसका, ठीक है। हम लोग बस ये जानेंगे कि पार्ट 2 में सिटीजनशिप को लाया गया है और उसका आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये आता है पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट। इसका जो आर्टिकल होता है वो 12 से लेकर 35 तक होता है। ये हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट के बाद आता है पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज। यहाँ पे स्टेट मतलब कोई ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र ये नहीं है, स्टेट मतलब एक बॉडी, ठीक है। तो उसके क्या मतलब, एक बॉडी को क्या क्या करना चाहिए वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल के लिए, इंडियन पीपल के लिए क्या क्या वेलफेयर का काम करना चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज में है। और इसका जो इंक्लूड है वो 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 4 ये आता है, ये आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट आता है, यहाँ पे आता है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी इसको 51A में डाला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी 4A के आता है, और इसका जो ए है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर से 5 उंगली, 5 उंगली में क्या मिलकर क्या बनता है, एक यूनियन बनता है। तो ये जो 5 है वो यूनियन के बारे में बताया गया है। तो यूनियन के बारे में बताया गया है, कहने का मतलब है कि ये स्टेट के बारे में बताता है, मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बहुत लंबा आर्टिकल्स होते हैं। इसका जो आर्टिकल नंबर होता है ना, वो होता है 52 से लेके 51 हो गया था, 52 से लेके 151 तक। इसमें पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ही चीज़ें पूरी बताई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 6वें नंबर पर, ये आता है स्टेट के बारे में। स्टेट आता है 152 से लेके 237 तक, ठीक है। अपन हम लोग कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टेट आएगा,
सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आएगा, उसके बाद यूटी आएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि अपन 5 से यूनियन ऐड कर लिए, यूनियन के बाद आता है स्टेट, स्टेट के बाद आता है यूटी। लेकिन इसमें एक है कि जो यूटी आता है ना वो 8 में आता है, ठीक है। उसके बीच में एक 7 आर्टिकल आ जाता है। ये देखिए जो 8 है ना, ये तो यूटी आ रहा है कन्फर्म है, यूनियन टेरिटरी। लेकिन जो 7 आर्टिकल है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इस पार्ट को हटा दिया गया था। तो जो 7 पार्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे देश गुलाम था ब्रिटिश लोगों से, तो उन्होंने बहुत सारी कॉलोनी बना के रखा था कि ये जो है ये ब्रिटिश प्रोविंस है, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे इन सब चीज़ों को डिवाइड किया गया था। तो वो सब पार्ट 7 में इंक्लूड था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद ना लैंग्वेज को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे कि यहाँ पे ये स्टेट बनाना चाहिए, यहाँ पे ये स्टेट बनाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको अपन बाद में फर्दर डिटेल में समझ लेंगे। तो उनके द्वारा ये जो अमेंडमेंट ला के इस 7 पार्ट को हटा दिया गया, तभी ये एग्जिस्ट नहीं करता। उसका जो 8वां नंबर है ना, ये जो यूटी है, अच्छा इसका जो आर्टिकल था वो 238 था, जिसको अभी हटा दिया गया है, ठीक है, ये हट गया है। उसके बाद अपन यूटी जानते हैं। जो यूटी है ये 239 से लेके 242 तक आता है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग जाते हैं 9 नंबर। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले इसी में लाया गया था पंचायत, पार्ट 9 में पंचायत। अब देखिए पंचायत से आपको याद आ रहा होगा शेड्यूल के बारे में, हमने शेड्यूल पढ़ा था। शेड्यूल में क्या पढ़ा था कि जो 11वां शेड्यूल है वो उसको हमने 73rd 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके शेड्यूल लाया गया था। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, और ये पार्ट किसमें 9 पार्ट में आता है पंचायत, ठीक है। उसके बाद 9A और 9B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9A और 9B ये हमेशा आता है। 9A क्या होता है, ये आता है म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब जो नगर निगम होते हैं, बहुत जो घनी आबादी रहती है वहाँ पर नगर निगम होते हैं, उसको बोलते हैं म्यूनसिपैलिटीज़। और जो 9B है ये होते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, जो सहकारी समितियाँ होती हैं। जैसे अमूल का दूध है, ये भी एक सहकारी समिति है, ठीक है। तो उसी टाइप के बहुत सारे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है समाज के कल्याण के लिए। तो पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हो गया। इसका जो आर्टिकल होता है ना वो 243 ही होता है। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक अपन पढ़ लेते हैं। क्या होता है AO, ठीक है। मतलब ये AO का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि ये आएगा 243A, ठीक है। 243A से 243O, तो ये 243 AO आया। उसके बाद आएगा 243 P, 243 मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, है 243। तो देखो इसका ट्रिक ये है कि AO तो इसका ट्रिक ये है, देखो मतलब AO PG है तो, मतलब ओ भाई साहब PG है तो PG से और है तो से आगे जेड इसमें इंक्लूड कर देना है। बस नॉर्मल से ट्रिक है, इसको अपने को याद करना है, ठीक है। कि AO PG है तो मतलब PG मतलब पेन गेस्ट वालापन, हम लोग तो नॉर्मल सब PG में ही रह के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको ज़्यादा मतलब AO PG है तो यहाँ PG है तो, ठीक है। यहाँ से सब चीज़ें ट्रिक बन जाएंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 10वें आर्टिकल के बारे में, 10वें पार्ट, सॉरी आर्टिकल 10वें पार्ट में। तो 10वें पार्ट में शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। शेड्यूल्ड एरिया प्लस ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया है। इसका जो आर्टिकल है ना वो आता है 244 से लेकर 244 ए तक, ठीक है। 10वां पार्ट में ये आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे 11वां से, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए 11वां 12वां 13वां 14 14A 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए यहाँ तक आ रहा है ना। इसका हम लोग बता दे रहा हूँ उसको 11। तो देखिए हम लोग इसको कैसे ट्रिक से याद करते हैं। एक और एक में क्या होता है, एक और एक में बस रिलेशन हो सकता है, ठीक है। एक और एक में क्या होता है, रिलेशन हो सकता है। जब रिलेशन हो जाएगा मतलब कहना है एक लड़का और एक लड़की मान लीजिए, ठीक है। वो दोनों के बीच में रिलेशन हुआ तो उसका तो क्या जाएंगे, वो कहीं घूमने फिरने जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा,
वहाँ पे पैसा खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद उनमें कुछ व्यापार होंगे, कुछ सामान का ट्रेडिंग होगा, ये सब चीज़ें होगा। तो ये जो 11, 12, 13 है ना, ये कहाँ से चालू होगा? एक और एक के रिलेशन से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 11 है ना, 11 जो है वो मतलब रिलेशन है, मतलब ये यूनियन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, यूनियन वर्सेस मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक। तो हमने पढ़ा था यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में, ठीक है। एक और एक से रिलेशन होता है। उसके बाद सेकंड आता है फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, एक और एक के बीच में रिलेशन है। उसके बाद हम कहीं मार्केट जा रहे हैं तो फाइनेंस और सब चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद जो 13 नंबर पे आता है ना, वो आता है यूनियन फाइनेंस। उसके बाद 13 नंबर पे आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब इन इंडिया, देखो रिलेशन हो गया, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी हो गया। उसका जो आर्टिकल 13 है ना, जो पार्ट 13 है, उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, मतलब यहाँ पे भारत के अंदर कितना आप व्यापार कर रहे हैं उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाता है, इसमें आ जाता है। 14 नंबर में आता है सर्विसेज। क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है यूनियन एंड स्टेट को, ठीक है। जो 14A होता है ना, ये होता है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स, देखिए मैं आपको अभी टॉपिक बता दे रहा हूँ। इसका मैंने इसका सीधे उठा के आर्टिकल बता देना कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका आर्टिकल होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आर्टिकल होता है। पहले आप टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आर्टिकल ही पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 15 नंबर पे आते हैं। तो 15 नंबर में आता है इलेक्शन। इलेक्शन के बारे में इंक्लूड किया जाता है। 16 नंबर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि इसमें मिसलिनियस टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका जो 17 है ना, यहाँ पे आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी तक कुल मिला के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। यहीं से मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ये 1 और 7, 1 और जो 7 मिलकर बनता है 8, तो 17 पार्ट में और 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो 18 आता है, ठीक है, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये जो 18 आता है, ये आता है एमरजेंसी प्रोविज़न। जो हमारे देश में आपातकाल लगते हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगता है, फाइनेंस इमरजेंसी लगता है, स्टेट इमरजेंसी लगता है, तो उन सब चीज़ों को इसी में इंक्लूड किया गया पार्ट 18 में, ठीक है। कभी पूछता है कि जो प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस है, वो किस पार्ट में इंक्लूड किया गया, तो वो 18 पार्ट में इंक्लूड किया गया है। 19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये हमारे रेंज से बाहर होता है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट होता है, उतना क्वेश्चन जाहिर पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। 22, ये तो 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बताया था शेड्यूल 9 से लेकर 12 तक अमेंडमेंट किया गया था। मतलब ये समझिए एक टाइप का हथियार है। हथियार है कैसे, मतलब हमारे देश को और अच्छा, मतलब लोगों के लिए और बेहतर करने के लिए ये एक हथियार है कि हम ट्विस्ट कर सकते हैं आर्टिकल्स को, कुछ रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, कुछ गंदे रूल्स को हटा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका जो 21 होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 22 है बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि 22 में आते हैं शॉर्ट टाइटल्स, ठीक है, और डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हमने इतना जान लिया है। और तो हम इसमें आर्टिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो इसका आर्टिकल है ना, जो 11 नंबर का आर्टिकल है, वो आते हैं 245 से लेके 263 तक, ठीक है। जो फाइनेंस एंड ये है, 263 से लेके 300A तक आता है। ये जो 300A है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ है, जो संपत्ति का अधिकार है, जब हम लोग इसको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में जब पढ़ेंगे इसको, तो हम जानेंगे कि इस एक संपत्ति का भी अधिकार होता है, ठीक है। तो उसको संपत्ति के अधिकार को ट्रांसफ़र करके 300A में डाला गया है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 300A में डाला गया है, वो कौन सा है, तो वो संपत्ति का अधिकार है, वो 300A में डाला गया है, जो फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। वहाँ फंडामेंटल राइट था, यहाँ आके कानूनी अधिकार बन जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स है, मतलब टेरिटरी के अंदर मुझे ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, ये 301 से लेकर 307 तक आता है, ठीक है, आर्टिकल। जो सर्विसेज हैं अंडर स्टेट्स, ठीक है, वो 308 से लेकर 323 तक आता है। जो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं कि ट्रिब्यूनल्स मतलब कोर्ट में ना एक जैसे कुछ स्पेशल केस होता है, उसके लिए ना एक सेपरेट बेंच बनाया जाता है ट्रिब्यूनल्स का, कि अब ये जो ट्रिब्यूनल्स है यही चीज़ें संभालेंगे, तो वो ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ये आते हैं 323A और 323B।
उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट अपना ये इलेक्शन, तो ये आता है 324 से लेके 329A तक, ठीक है। उसके बाद 16 आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर ये आता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज आता है, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना ये आता है 343 से लेके 351 तक। इसमें बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, जब हम उसको डिटेल में वीडियो देखेंगे तो जानेंगे। बस आपको ये जान लीजिए कि 343 से लेके 351 तक ये होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एमरजेंसी प्रोविज़न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आर्टिकल आता है ना वो 352 से लेके 360 तक होता है, ठीक है। इसमें ही नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद ये सिंगल आर्टिकल लेके आता है 368, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो शॉर्ट टाइटल्स हैं ना ये आते हैं 393 से लेके 395 तक, ठीक है। तो यहाँ तक 395 खत्म हो जाता है, उसका डिफरेंट आर्टिकल्स को लाया गया था। तो यहाँ तक हम पढ़ के इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्लास में हमने ये सीखा कि सबसे पहले कि हमें ये इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डेट आया संविधान दिवस और संविधान रिपब्लिक डे, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल्स कितने थे, क्या क्या शेड्यूल में क्या क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या क्या अमेंडमेंट करके द्वारा जो 9 से 12 तक लाया गया था, क्या क्या पॉइंट को इंक्लूड किया गया था अमेंडमेंट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या क्या पार्ट में कितने कितने आर्टिकल हैं, मतलब जैसे कोई भी टॉपिक पूछ लिया, इलेक्शन किस पार्ट में है, 15 पार्ट में है। ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में है, 17 पार्ट में है। इमरजेंसी प्रोविजन किस पार्ट में है, ये इस पार्ट में है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर, ये सब नॉर्मल 20 दिन ही लिखा रहता है, ये रहता है रोमन में। रोमन में मतलब जैसे अपने को जैसे आर्टिकल 20 के बारे में बात करना है तो देखो एक्स का मतलब होता है 10 और ये एक्स का मतलब होता है 10। तो क्या होता है कि कभी कभी हम क्या बस याद कर लेते हैं पार्ट 20, पार्ट 21, पार्ट 22, पार्ट 14, पार्ट 15, लेकिन अपने को ये रोमन में याद करना है, ठीक है। रोमन में जैसे मतलब जैसे अपने को दे दिया पार्ट, जैसे इलेक्शन के बारे में पूछा तो इलेक्शन कौन से पार्ट में है, तो आपको यही देगा कि 14, 15, 16। इलेक्शन का आपको पता है 15, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि ये एक्स 10 और ये वी होता है 15, ये ऐसे ये पार्ट दिया रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है, कि आपको नंबर के साथ साथ ये भी याद रखना है कि रोमन में रहता है, ठीक है। जैसे आपको पूछ दिया कि अमेंडमेंट कितना है, अमेंडमेंट कितने में है, अमेंडमेंट है 20 में, तो 20 में तो ये दोनों एक्स एक्स आ जाएगा। कभी आपसे पूछ दिया कि मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न कितने में, तो इमरजेंसी जो प्रोविज़न है वो 18 में है, तो ये एक्स आएगा, ये आएगा 15, 16, 17, 18, ये ऐसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल्स को मिला के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, ठीक है। आगे की फर्दर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।